नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौरसां। मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त भव्य जी, शायद इंदौर से पधारे हो, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनको कैटेगराइज दो प्रकार में कर सकते हैं। कुछ स्वाध्यायी होंगे होपफुली, अथवा अस्वाध्यायी होंगे। यदि अस्वाध्यायी होंगे, भगवान ने बताए हुए उपदेश को जिन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है अभी तक, उन्हें इतना सा ही पीस ऑफ एडवाइस है, वे अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे करें, इसके लिए फिर कभी चर्चा हो सकती है। पहले तो दिमाग में डाल दीजिए कि स्वाध्याय करना है आपको। उन्हें मुझे विशेष कोई दूसरी बात नहीं कहनी है। जो स्वाध्यायी है यहाँ पर बैठे, होपफुली होंगे ही, अच्छे स्थान से आए हैं। उज्जैन और इंदौर जैनियों के गढ़ रहे हैं। यदि आप ये धरोहर सुरक्षित रखने में कामयाब हुए होंगे तो शायद आपके बाप दादाओं के पास जो रहा होगा, शायद आपके पास कुछ न कुछ बचा होगा। तो स्वाध्यायी जन होंगे तो उन्हें ही मैं पूछना चाहूँगा, आप किस विषय पर मैं बोलूँ आप चाहते हो? कोई भी ग्रंथ बोल सकते हैं, कोई भी गाथा विशेष, लोक विशेष, कोई अनुयोग विशेष, अथवा कोई भी प्रश्न हो, अथवा कोई भी प्रकरण विशेष हो कि ये प्रकरण समझ में नहीं आ रहा है बहुत टाइम पढ़ने पर। तो पहले तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। रुकने के लिए बहुत फुर्सत नहीं है मुझे वैसे। चलते दौर में ही किसी को कुछ ख्याल में आएगा तो आप प्लेस कर दीजिए, हाथ ऊपर करिए, तो आई विल स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट। पर शायद है नहीं तो आई विल स्टार्ट विद माय सब्जेक्ट। मेरे सामने जो बैठे हैं, विशेष तौर पर जिस उम्र के मुझे नज़र में आ रहे हैं, वे थोड़े ऊपर की उम्र के हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें कुछ शिक्षा मिले। और जनरली हमारी पूरी युवा अवस्था, बचपन होता है युवा अवस्था को शेप करने के लिए, फ्रेम करने के लिए। जैसे आप बच्चे सत्कार आप पढ़ते हो खूब, क्यों पढ़ रहे हो? टू मेक योर लाइफ। लाइफ मतलब आप क्या समझते हो? नौकरी, छोकरी, सोशल स्टेटस, प्रोफाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गाड़ी, बंगला आदि आदि। जवानी में जो आपको करना है उसका इन्वेस्टमेंट, लगभग जनरली व्हाट पीपल थिंक, वो मैं बोल रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बचपन पूरा युवा अवस्था को सामने रखकर व्यतीत किया जाता है। थोड़ा दूर की सोचे युवा अथवा युवा अवस्था भी जो की जाती है वो बुढ़ापे को सामने रखकर की जाती है। राइट? इतनी दूरदर्शिता तो सबको होती है। 50, 60, 70 साल का जीवन है तो सब ये समझते हैं हमारा बुढ़ापा इतना लाचारी में नहीं जा रहे। धन अपेक्षा, शरीर अपेक्षा, कोई एक्सरसाइज भी युवा अवस्था में कर रहा है, क्यों कर रहा है? अभी कोई तकलीफ है क्या उसे? वो जानता है प्यास लगने पर कुआं खोदने से कोई काम नहीं सदेगा। आज जब तक हाथ पैर हिल रहे हैं तभी तक थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे टू स्टे फिट। लुकिंग यंग का क्राइटेरिया सेकेंडरी है, टू स्टे फिट का क्राइटेरिया पहले है। बुढ़ापे में कम से कम हम पराश्रित तो ना हो, ऐसा लगता है। आर्थिक रूप से विचार करें तो
हम ये सोचते हैं हमारा बैंक बैलेंस इतना हो कि हमें बच्चों के सामने कुछ हाथ फैलाना न पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे अयोग्य है, बट स्वाभिमान की आवाज कुछ बोलती रहती है, शारीरिक स्वतंत्रता की बात करती है और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है। आर्थिक स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा इशू है, उस स्वाभिमान के मूल जड़ वो मानी जाती है। anyway, और आर्थिक पैसा है तब तो फिर शारीरिक की कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते भी नजर आते हैं, 2-5 नौकर रख लेंगे, हमारे पास पैसा है, तुम्हें क्या है। ठीक है, इसमें कहीं भी शारीरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अलावा मानसिक सोच का बहुत विचार नहीं हुआ करता। आम लोगों की मैं बात करता हूँ। दरअसल मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ आपको मैं पहले ही बोल दूं, हमारे बुढ़ापे को कैसे व्यतीत करें, कैसे प्लान आउट करें। मुझे याद आता है कि जो थोड़े बहुत युवा होंगे यहाँ पर 10-15% में, दे शुडंट माइंड कि अभी तो मेरी बात नहीं चल रही है। और इंग्लिश संस्कृति की तो घुटी में ही ये बात बताई जाती है, 2 years old, बुढ़ापे की तरफ तुम बढ़ने लग गए हो। मैं निरंतर साझा करता हूँ इस बात को। जब सिलेबस बन रहा था मंगलायतन में, और पवन जी ये चाहते थे, इफ एनीवन होपफुली मे हैव हर्ड द नेम ऑफ पवन जी, किसी ने नाम सुना होगा यदि, मेकर ऑफ मंगलायतन, तो उन्होंने मुझे काफ़ी आग्रह रखा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मिशन है, हमारा इंस्टीट्यूट है, तो स्वतंत्र हमारा सिलेबस होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द सिलेबस ऑफ टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी ठीक है अपने अपने स्तर पर, बट हमारे पास क्यों नहीं हो, और वो थोड़ा सवाया हो तो और अच्छा, क्योंकि टाइम बदलने के साथ साथ काफ़ी मांगे बदलती जाती है, समस्याएं बदलती रहती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा परिष्कार परिमार्जन होना ज़रूरी होता है। तो बहुत आग्रह कराने पर उन्होंने मेरे से 7 पुस्तकें लिखाई जो सिलेबस के रूप में अभी सामने है, मंगल प्रज्ञा, मंगल शासन और मंगल प्रभावना के रूप में। तो उसमें मैंने प्लान किया कि मंगल प्रभावना में एक संलेखना का पाठ मैंने इम्प्लीमेंट किया। जैसे पहली बार पवन जी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा, बच्चों के लिए हम भाग बना रहे हैं, उसके लिए संलेखना का क्या काम है। ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा ही लगता है। अभी तो 8 मूल गुण की बात कही जाए, आध्यात्मिक बात हो तो जीवाजीव की बात कही जाए, अभी संलेखना की क्या बात करना। आम जनों की ये सोच होती है, और मेरी ये सोच है हम पहले ही टारगेटेड रहने चाहिए। हमारा टारगेट कहाँ हिट करना है जाकर, राइट पहले दिन आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। यदि मंजिल ही आपको पता नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अल्टर नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप लाइफ बहुत सोफेस्टिकेटेड कर चुके होंगे, यूज टू कर चुके होंगे ये विषय भोगों के, और तब संलेखना का पाठ पढ़ना आपको थोड़ा मुश्किल जा सकता है। और ये पहली दिन की पहली घुटी में जिसने जीव अजीव पढ़ा है पहली क्लास में, उसको थोड़ा समय लेकर उसको समय का, उसको जीवन का सफर भी बताना चाहिए और मकसद और उद्देश्य भी बताना चाहिए आपका। तो उनको पहले स्पेल में बहुत बात जमी नहीं थी पवन जी भाई साहब को, लेकिन जब सिलेबस बनकर और पाठ बनकर तैयार हुआ तो उन्होंने सभी पाठों में, सभी भागों में सबसे ज़्यादा सराहना की होगी तो संलेखना की। और मैं भी ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी, जो 5-6 साल के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उन्हें भी संलेखना का स्वरूप बराबर बताया जाना चाहिए। और संलेखना के स्वरूप में समस्त जिन शासन समाया है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग पर तो सभी जन बात करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत कम जन बात कर पाते। लिविंग समझ में आता है ना बच्चों, लिविंग एंड लिविंग की बहुत कम जन बात करते हैं, है ना। हमारी लिविंग में, इसलिए मैं बहुत बार कह चुका हूँ, लिव एंड लेट लिव, इतना ही हमारा एम्बलेम नहीं है जैनिज्म का। लिव एंड लेट लिव इज ऑल्सो आवर एम्बलेम। त्याग तपश्चरण की बुनियाद पर खड़ा हमारा जिन शासन है। अब देव को देखो, गुरु को देखो, शास्त्र को देखो, सभी वितरागता की ही बात करते हैं। एनीवे, लगभग, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा बचपन, हमारा जवानी
लगभग बुढ़ापे को दिमाग में रखकर ही व्यतीत करता है आदमी। और बुढ़ापे का तात्पर्य वो चाहता है शारीरिक अस्थिरता न सताए, शारीरिक स्वातंत्र्य और आर्थिक स्वातंत्र्य। मानसिक की उतनी चिंता उसको अभी ख्याल में नहीं पड़ रही है। जब भी स्वाध्याय भी सोचता है वो तो यही सोचता है बुढ़ापे में मैं मेरा अध्ययन करता रहूंगा, बुढ़ापे में मैं ये होता रहूँ आदि आदि। जिस ढांचे में उसने ढाल रखा है स्वयं को, उस एक्टिविटी से मैं बाहर न निकलूं। तो इसमें क्या हर्जा है? हर्जा तब खड़ा होता है, हर्जे की संभावना जब आपकी आंखें नहीं रहेगी तो क्या करोगे? देव दर्शन मिलता रहे इतना, तुम एक ढांचे में ढल रहे हो और वो जिस ढांचे में तुम ढलने जा रहे हो वो तुम्हारे घर का बना हुआ राज नहीं है। रूल्स रेगुलेशन प्लॉट करने के लिए तुम एफिशिएंट नहीं, तुम्हें पता नहीं है भविष्य क्या क्या सौगातें लेके आएगा तुम्हारे सामने। रोज नई सुबह कौन सी वारदातें तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी तुम्हें कुछ पता नहीं है। अभी सुबह का जन्मा, मैं लौट कर आने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह का भूला शाम को लौट कर आने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह का जन्मा शाम तक भी रहेगा, घंटे भी रहेगा और उस तब तक धक 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 चलती रहती है। उसके पीछे हम पूरा जीवन अर्निंग 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 में लगा लेते हैं। शायद कभी काम में आएगा, आएगा ही क्यों नहीं आएगा? जब तुमने खोदा ही है उसके लिए कब्र तो काम में आएगा और तुम्हें उसी में सफलता लगती है। इतनी बेवकूफ़ी है तुम्हारी। किसी बीमारी में पैसा काम आया, कमाया हुआ तो समझता है सार्थक हो गया पैसे, इतना मूर्ख आदमी है। और मैं स्वाध्यायियों की बात कर रहा हूँ फिलहाल तो। अभी स्वाध्यायियों को तो मैंने पहली चोट में बोल दिया है, आपको जरूरी है स्वाध्याय करना, दैट इज ऑल, आई हैव नथिंग टू से फॉर यू। स्वाध्यायियों की थोड़ी सी जो मैं कमी देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है आपको कितना टाइम है, मेरे पास तो टाइम है, तो उसके अनुसार ही मैं बात करूँगा। तो मुझे ये कहना है, हमारे पूरा फॉर्मर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पूर्वार्ध जीवन हमारा उत्तर जीवन की चिंता में खत्म हो रहा है। क्या ही अच्छा होता हम वर्तमान में ही जीने की कला देखते, तो हमें बुढ़ापे का तो कोई खबर ही नहीं पड़ती, आया क्या गया क्या। एनीवे, और बुढ़ापे में क्या करते हैं अक्सर लोग? बुढ़ापे में जवानों की चिंता करते हैं। मैं उस पर फोकस करने वाला हूं आज। क्या कहा मैंने? जवानी में बुढ़ापे की चिंता करते हैं और बुढ़ापे में जवानों की चिंता करते हैं। जवानों का तात्पर्य आप समझ रहे हो ना बच्चों? अपने अतीत जीवन की बात नहीं कि क्या रे यार क्या वे दिन थे, क्या ये एल्बम बोल रहे हो, क्या ये दशा हो रही। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूँ हमारे सामने हमारा बेटा दिख रहा है, हमारे पोते दिख रहे हैं, बहू दिख रहे हैं, और अभी हमने ये ठेका लिया है कि मैं एक को सुधार दूँ। हम इसमें समय खपा रहे हैं। अब मेहमान आएंगे तो तुम क्या क्या बनाओगे, फिर हाउ विल यू ट्रीट देम, हाउ विल यू रिसीव देम, तुम कैसे क्या क्या करोगे, फिर क्या क्या दोगी, फिर क्या क्या करोगे। अरे तुम्हें क्या मतलब है इससे? बुढ़ापा तुम क्यों जाया कर रहे हो अपना मुफ्त में? तुम्हें उतना ही काम करना चाहिए जिसमें अकल का काम हो। तुम्हें जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे तुम्हें काम करना चाहिए। मैं सुखद बुढ़ापा कैसे हो सकता है, मैं उसकी थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। वैसे आई थिंक भूदरदास जी, राइट, भूदरदास जी का एक छंद मुझे याद आए बिना रहता नहीं है जब भी बुढ़ापे की बात आती है। जरा मौत की लघु बहिन, जरा मौत की लघु बहिन, गेटिंग, समझ रहे बात को? या में संशय नाही, तो भी सुहित न चिंतवे, यह अचरज जगमाए। यह बुढ़ापा, आने वाला बुढ़ापा संकेत कर रहा है डेंजरस रोड अहेड। एक साइन बोर्ड है, वो दिखा रहा है अभी खत्म होने वाला है, समझे? तुम ही निपटने वाले हो अभी एक साथ। बात एक एक इंद्रियों की नहीं है, एक एक इंद्रियों के जरिए इट्स चेकआउट टाइम ना सामने आकर खड़ा हो रहा है। ये भी चेकआउट टाइम का अलार्म सभी जनों को मिलता है ऐसा नहीं है। ये साइन बोर्ड धन्य जिन्हें साइन बोर्ड भी मिलते हैं, और हम इतने मूर्ख लोग हैं, हम साइन बोर्ड ही उखाड़ना चाहते हैं। हम चाहते हो खांसी आई, डॉक्टर को बुलाओ, ये आओ वो आओ। रुको यार, थोड़ा तो सब्र करो। इतना कैसे तुम जान मुट्ठी में लेके चलोगे तो मुश्किल पड़ेगी ऐसे निकलते समय। इतने सुकुमार बनने की जरूरत नहीं है।
और वह अध्याय, वह पाठ पढ़ना आपको जरूरी है धर्म का, जिसके बलबूते पर सुकुमाल ने भी अपना जीवन कैसे ट्यून किया था, आप जानते हो बच्चों। वह सुकुमाल हमारे ग्रंथों में, पुराणों में घटना आती है फिर कभी, जिसे चावल के दानों पर भी चलना मुश्किल होता था, वो कांटे जैसा चुभता था। अभी कितनी शान शौकत और कितने आयासी में रहा होगा वो, आप समझ रहे होंगे। जिसे दीपक भी आंखों को परेशान करता था, उसे रत्नों के उजाले की ही आदत लग गई थी। उसका खाना पीना सब ऐसा था जैसे फॉरेन गुड्स हो उसके पास। और उस सुकुमाल ने एक अध्याय पढ़ा वीतरागता का, वैराग्य का, फिर बाद बाकी उसको बाद में सब बातें नहीं समझानी पड़ी। ऐसा चलना होता है, वैसा चलना होता है, फिर ऐसी पट्टी करना, उसको कोई खबर नहीं है। आप जानते हो ना बच्चों, खून से लथपथ पैरों चल रहे हैं, क्योंकि उनका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अब उनकी निगाह में बैठी है वो बात, दृष्टि ठीक हो गई है। पैरों का काम तो बस चलना होता है बच्चों, दिशा निर्देशक दृष्टि होती है हमारी। इसलिए जीवन में सबसे पहले सुधार की कोई बात कही जाती है तो ऑफ कोर्स दैट इज योर विजन। आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। मैं यहाँ वहां न चला जाऊं तो मुझे आज थोड़ी सी टिप्स बतानी है। वैसे बुढ़ापे का एक अर्थ सभी जन जानते हैं बच्चों। प्लीज एक आध चेयर जल्दी रख दीजिए, वहां बाहर होगी, यहाँ वहां होगी, ठीक है। बच्चे इसी के लिए है ऐसा मैं नहीं समझता हूं। इस सभा के मेरे प्राइम मेंबर्स, मेरे प्राइम श्रोता, या हमारे मोक्षार्थी जो मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन जितना अधिकार, हक, प्रेम मेरा बच्चों के प्रति है उतना आपके प्रति नहीं, इसलिए इन्हें उठाया गया है। ये कोई फालतू नहीं है ये बैठे, ये मेरे क्रीम एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये जो दोनों बैठे। आप देख पा रहे होंगे मैं इन्हीं को शिक्षा दे रहा हूं। इन्हीं बुढ़ापे का एक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जरा बताएंगे प्रज्वल। फलाने आदमी डैश हो गए, बोलो, वृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए। बुढ़ापा आने पर क्या कहते हैं? बुढ़ापे का पर्यायवाची मैं आपसे पूछ रहा हूं, बुढ़ापे का पर्यायवाची। फलाने आदमी अभी वृद्ध हो गए। कितना बढ़िया शब्द है ये बच्चा, कितनी बदनामी हुई है इस शब्द की, जरा विचार तो करो। हाय बुढ़ापा, किसी को बुढ़ापा ना आए, ये सब बातें बताई जाती, बट शब्द मूल में, अच्छा बुढ़ापा भी शब्द वृद्धि से ही बना है। बुढ़ापा बढ़ने से बना है शब्द। और वृद्धि, व्हाट डज वृद्धि स्टैंड फॉर? वृद्धि किसे कहते हैं बच्चों? सूतक पातक मनाते, जानते हैं? वृद्धि हुई कहते। वृद्धि हुई मतलब क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, कोई पैदा हुआ है इनके घर। मातम मचाने के दो ही अवसर होते हैं, अज्ञानी लोगों की बात कर रहा हूं। ज्ञानियों के दिमाग में, जीवन में ये सब फिजूलबंदी कुछ भी नहीं है। दो ही है, या तो सूतक है या तो पातक है। या तो प्लस कोई हुआ होगा या तो कोई माइनस हुआ होगा। कोई या तो आया होगा, कोई या तो कोई गया होगा, आया होगा। उसे वृद्धि कहते बच्चों। वृद्धि हुई मतलब कोई एडिशन हुआ है फैमिली में, समझ रहे हैं? एनीवे मैं तो शाब्दिक अर्थ कर रहा हूं बुढ़ापे का। वृद्धि, वृद्धि, वृद्ध होना मतलब समृद्ध होना। वृद्धि इज इंक्रीमेंट, बूस्टिंग, एनहांसमेंट, उसको ऊंचाई तक लेके जाना, टू कीप इट ऑन सबलाइम हाइट्स, उसकी बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी होना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, उसे कहते वृद्धि, वृद्धि। अब इस शब्द की तरफ ध्यान देंगे तो आपको जीवन जीने की कला समझ में आ सकती है। ऐसा क्या था इसमें? और माना जाता है वृद्धों को यह अनुभवों की गठरी है, अनुभवों की पोटली है, साक्षात अनुभव के भंडार। अनुभव का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे जमाने में सोने का क्या भाव था और हमारे जमाने में घी का क्या भाव था, उसमें फिजूल समय खराब ना करें। ये तो पुस्तकें पढ़कर बच्चे कहीं से भी उठा सकेंगे, तो 10 गुना जानकारी भी ले सकेंगे। यहाँ पर बैठकर भी 10 साल के बाद घी का और सोने का क्या रेट होगा वो भी ये बता देंगे। तुम तो इतनी सी बात कह रहे तुम्हारे जमाने की। तुम्हारा अनुभव साझा करने लायक ये नहीं है।
जीवन के चढ़ाव उतार को साझा करना चाहिए तुम्हें। चढ़ाव उतार मतलब आए हुए सुख कितने क्षणिक थे वे, आए हुए दुख उसमें भी कितनी दम थी। हाय हाय की लेकिन चले गए यार, फटकने के लिए चला गया, उससे पहले वो बात ही खत्म हो गई थी। मैं भूलता हूँ बार बार गालिब का वो दोहा शेर, जरा इत्मीनान तो रख जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है। क्या कहा? जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात, वो भी जाने वाले, जरा धैर्य तो रख, गालिब समझा रहे। एनीवे बुढ़ापे का स्पष्ट अर्थ वृद्धि क्या मैंने वृद्धि। बच्चों मैंने कभी शेयर किया होगा आपसे, आम होता है आम। वैसे किसी प्रसंग में 2 दिन पहले बात कर रहा था मैं, जो बलभद्र राम हमारा पाठ चल रहा है उसी के बीच में मैं को उदाहरण दे रहा था। जब आम कच्चा होता है, अपरिपक्व होता है, उसकी गुठली को चीरना बड़ा सरल होता है, वो तो न चाहते हुए भी चीरी जाती है। इसलिए बार बार बताया जाता है तुच्छ फल का सेवन ना करो, शुद्र फल का सेवन ना करो, अभक्ष्य में आते हैं ये सब बताया जाता है। एनीवे आपने गौर किया है कभी, जब आम कैरी कच्ची है, काफी कच्ची का तात्पर्य अपरिपक्व है, तो उसको छुरी से हम बनाने की कोशिश करें तो अंदर तक वो पूरा आर पार हो जाती है। अभी जैसे ही उसकी वृद्धि होती जाएगी आम के स्टेजेस की, आप पाएंगे ऊपर का आम जो जो पकता जाएगा तो अंदर की गुठली सख्त होती जाती है उसकी। ये जो शक्ति है उसकी शक्ति अंदर की, वो अंतरंग शक्ति ने बाहर की मिठास पैदा की है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो बच्चों? मैं प्राकृतिक नेचर आपको बता रहा हूँ, जैसा टाइम आगे बढ़ता है वो मिठास बढ़ रही है आम की। उस आम की मिठास का बढ़ने का रिलेशन सीधा उस गुठली के सख्त होने के साथ है, और जो जो उम्र बढ़ेगी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। वो अभी कच्चे कैरी के हैं, भाव नहीं बिकेगी। अचार पचार तो आदमी कितना खा लेगा, आम कितना खाएगा, आप समझ में आता है? ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा चल रही है, बचपन से लेकर बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब बुढ़ापा होना क्या चाहिए था? बाहर में भले ही झुर्रियाँ दिख रही हो आपको, ये सब झुर्रियाँ मैं हमेशा कहता रहा हूँ, एक एक झुर्रियों में हजारों लाखों अनुभवों की राशि पड़ी है। झुर्रियाँ ऐसी नहीं है। अब ये जो बाहर झुर्रियाँ है बच्चों, दिस इज लाइक आम। इसका जो परिपाक हुआ है वो परिपाक इज ड्यू टू जो अंदर की मानसिकता है, हमारी थॉट प्रोसेस जिसे कहते हैं, क्या कहा, जिसे तात्विक भाषा में तत्व ज्ञान कहते हैं, तत्व विचार कहते हैं। तो उसको देखकर शक्ति बढ़ती जानी चाहिए। चढ़ती उम्र में चाहिए हमें कि हम समता भाव के कैसे नजदीक आ सकते हैं। पहले जो प्रसंग हमें असहज बना देते थे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो हमें उतावली बना देती थी, अब वो टाइम नहीं रहा, उस बातें नहीं रही। पहले भूत को डरते थे कि नहीं? सत्कार, अब डरते थे कि नहीं भूत को? डरते तो अभी भी होंगे, अंधेरे से डरते हो ना। ये आपको इसका उपाय नहीं करना है, उपाय एक ही है, बढ़ती उम्र में ये सब खत्म होगा। लेकिन उम्र का बढ़ना ही उपाय नहीं है। सच पूछो, उम्र के बढ़ने के साथ जो तुम्हारी सोच विचार शक्ति विकसित होगी, और तुम्हें जिस दिन ख्याल में आएगा भूत प्रेत कुछ नहीं है। मैं अभी डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए बैठा नहीं हूँ, जैनिज्म क्या मानता है, तत्व और सूत्र के 4वें अध्याय में क्या लिखा है, ये मेरा विषय फिलहाल तो नहीं है। जिस दिन आपको ख्याल में आएगा ये भूत प्रेत कुछ नहीं होती, ये बाधा कुछ नहीं होती, और कोई किसी को परेशान ऐसे करता नहीं है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, और वो सदियों से बाप दादा अपने बच्चों को धमकाते आ रहे हैं, तो ये परंपरा चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बच्चों को नहीं डराऊंगा, नहीं धमकाऊंगा, लेकिन मुझे समझने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूत प्रेत की बाधा होना और कोई समस्या आना, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तत्व और सूत्र का 4वां अध्याय नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल ऊपरी बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ।
जो आमजन लोग में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले बताए जाते थे, समझाए जाते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको उम्र बढ़ानी पड़ी। उम्र का बढ़ना वैसी ही कोई बात नहीं है। उम्र के बढ़ने के बीच में आपके अनुभव बढ़ता रहा, आपकी समझ बढ़ती रही। इसलिए लोक में उम्र के बढ़ने को सीनियरिटी माना जाता है, पूज्यता की दृष्टि से देखा जाता है। बट उम्र का बढ़ना इज नॉट जस्ट इनफ। उस उम्र के बढ़ने के साथ अंदर की गुणवत्ता, ज्ञान बड़ा होगा, ऐसा अनुमानित करके बाहर की तरफ से इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है। इसलिए कितना भी झगड़ा हुआ हमारा किसी के भी साथ, वैसे हमारा झगड़ा होना तो बहुत मुश्किल है किसी के भी साथ, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन कितने भी झगड़े के बीच में यदि बुजुर्गों के हमारे साथ लड़ाई हो जाए किसी भी रास्ते पर, किसी भी कहीं भी, तो इतना तो कभी नहीं होता तो कि हम हमरे तुमरे पर उतर आएंगे। हम उम्र का लहजा पालते हैं कि नहीं पालते हैं? केवल इसीलिए कि वो बुजुर्ग है। अरे इतना तो कोर्ट भी करता है यार, अमुक उम्र के बाद वे भी कंसिडर करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? हुई होगी चुप, कोई हुई होगी समस्या। हर जगह प्रायोरिटी दी जा रही है तुम लोगों को, बस में, रेल में, हर जगह सीनियर्स फर्स्ट। वो किसके पीछे है? केवल उम्र के बढ़ने की बात नहीं है, तुम एक समझदार तत्व माने जाते हो समाज के। एनीवे, अपने बुढ़ापे को ठीक करने के लिए मैं कुछ मंत्र आपके बीच में लाया हूं। मैंने कोई ऐसा प्लान आउट किया नहीं है। जैसे मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा, हो सकता है आगे कि मैं कहूँ पहले मुझे कोई बताएगा मुझे कितनी देर बोलना है, और मैं उतनी देर बोलता हूँ, मुझे कोई वैसे आग्रह नहीं है। हाँ, बस करना है, सब अच्छा चलेगा ना, फिर तो कोई मुझे दिक्कत नहीं। उतना तो मैं माइंड सेट बना के ही आया हूँ, ठीक है, अच्छा है। इसमें से कई जन ऐसे होंगे जो शायद फिर से जीवन में कुछ सुनेंगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने ये भी नहीं कहा है कि आई एम ऑर्डिनरी, क्योंकि मैं ऑर्डिनरी स्वयं को समझता भी नहीं हूँ। जब तक मैं गद्दी पर बैठा हूँ मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही हूँ, मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस मेरे में जितना भी है, दैट इज ड्यू टू व्हाट आई एम स्पीकिंग। जिनवानी ही है। आप मेरा आदर करते समय मुझे ये भ्रम नहीं है कि आप मेरा आदर कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। आप मेरा आदर जब भी बाहर भी करते हो तब भी मुझे यही पुख्ती जानकारी है, ज्ञान है कि आप जिनवानी का ही आदर कर रहे हो। मैं क्यों मेरे पास सब ले लूँ, सबकी ये क्रेडिट मुझे दिया जाए, मैं स्वयं में कुछ नहीं हूँ। एनीवे, मैं कुछ आपको पॉइंट्स देता हूँ बच्चों, जिससे मैं आप ही की तरफ देखकर बोल रहा हूँ वैसे, जिससे बुढ़ापा हमारा ठीक ठाक हो सकता है। क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग नाउअडेज, क्या हमें कहाँ पैर रखना यही समझ में नहीं आ रहा, और उसके कारण हमारे जीवन दुबर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्यायों के लिए तो मैं बात ही कर रहा हूँ इसे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई विधान पूजन आदि में प्रवृत्ति नहीं की, तीर्थ यात्रा कोई हमारी ये पहली नहीं है, और हम ये समझते हैं दूसरों को समझाना हमारा ठेका बन गया है। समझाते भी रहते हैं अवसर आने पर, घर वालों को भी कहते वैसे, हम कोई ऐसे ही खड़े नहीं हुए, हम कितने अनुभव लिए, हमने सब किया है, हमने सब किया है, ये सब ठीक है। वो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है, कहीं हम रीते ना हो जाए दूसरों को देने के फिराक में। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट करता हूँ जिससे आपका जीवन अवश्य सुख शांतिमय जा सकता है। मैं ये नहीं जानता, ना मुझे लेना देना है आपका भूतपूर्व आयुष्य कैसे रहा है, पूर्व के पर्यायों का तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है। फिर तो आप भी जानते कैसे रहे होंगे और मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक का आपका लाइफ कैसे भी गया हो उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। सच पूछो तो आपको भी बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आगे कैसे बिताना है आपको लाइफ, इसको कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा हमको। जबरन हमें ज़्यादा आयु चाहिए, तुम जियो, क्या है वो भैया, तुम जियो हजारों साल, और हजार के एक साल के कितने दिन तय हुए हैं? 50,000। हमारे बाप का राजा, हमें जो भी फिगर लिखना लिख लो, देने का है हमें कुछ, और तुम्हारे अनुसार थोड़ी व्यवस्था चलेगी। भावना बहाने में किसका क्या बिगड़ रहा है?
अरे लेकिन तुम 50,000 नहीं 50 लाख वर्ष भी जीते, बात जीने की क्या है? अरे इस भूतल पर ऐसे ऐसे होके चले गए जिन्हें इच्छा मरण का वरदान था, ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की मरने की, मुझे यह कहना है उनके हाथ में था और जीना। तो तुम जीना चाहकर करोगे क्या? तुम जीना वैसे कोई ब्लिस नहीं हुआ करता, जीना वैसे ही वरदान नहीं हुआ करता। जीवन की परिभाषा समझना एक वरदान है। मांगा था ना बच्चों, इच्छा मरण, कौन नाम बोलो पात्र का? भीष्म कहते हैं। और इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए वे कि ना दम छूट रही है। परेशान समझते हो ना, जैसे लोग परेशान दिखाई देते हैं, अभी दिखाई दे रहे ना, परेशान है लोग, किसकी क्या तकलीफ है, किसकी क्या तकलीफ है, देखते रहो, समझते रहो। और भीष्म अभी घुट घुट के जी रहे हैं, अभी उन्हें मंत्र ही पता नहीं है, उन्हें ये पाठ पता नहीं है, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, उससे निरपेक्ष वे बात कर नहीं सकते। वे एक ही बात करते, इंसिस्ट ऑन कि मेरे आयु कैसे बढ़ सकती है, फिर आयु बीमा बना कर रखते, फलाना करते, वो करते। मैं सभी इन बातों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ जिससे मुझे ख्याल में आया, बुढ़ापा आपका ठिकाने लग जाए नहीं कह रहा हूँ मैं, यदि यथास्थान स्थापित हो जाए तो उसकी पूज्यता बनी रहेगी। वृद्धों को भी आज जो सम्मान नहीं है घर में, उसके भी उनके भी अपने कुछ कारण हैं। एक प्रकार से मैं उन्हीं के कारणों को उजागर करना चाहूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैं समझता हूँ उचित है आपके जीवन में, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हम फटे में टांग नहीं उलझाएंगे। क्या? फटे में टांग नहीं उलझाएंगे, मतलब जिसके बारे में तुम्हें पूछा ही नहीं गया, यू विल जस्ट कीप मम, शांत रहो तुम, सब इतना अनर्थ हो जाए, शांत रहो तुम। तुम्हारा अनर्थ न होना ये तुम्हारे लिए ज्यादा योग्य है अभी विचार करना। इसी फिराक में तुमने आयु को कुर्बान कर दिया, तुम्हारे अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, और कुछ नहीं होने वाला है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे टाइम नहीं है ज़्यादा बताने के लिए, मुझे मेरे विषय से बनना है। एक जानते हो बच्चा, आपके बीच में मैं सभी अनुभव साझा किए आज तक। मेरा आपसे जितनी भी चर्चा होती है बच्चों, वो हर घंटे में मेरी उतनी ही खुमारी रहती है आपसे, जैसे हमारा पहला मिलन हो रहा हो। मैंने आपको ये बताया था, कभी आपको याद आ रहा होगा, एक पौधे को लगाने की आप कोशिश करिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए, और उस पौधे को आप रोजाना जो आपने लगाया है, आप रोजाना आकर उसको छेड़छाड़ करिए, उसको देखिए कैसा है क्या है। हर दिन में 2-4 घंटे आइए करिए उसको, और एक तरफ एक पौधा लगाकर रख दीजिए, छेड़छाड़ मत करिए उसको। जो योग्य समय पर पानी देना वो दे दिया, बाहर जितना खाद देना है बाहर, सुरक्षा कवच रखना है बाहर। अब इतना ही करिए, छेड़छाड़ मत करिए। साइंस हैज प्रूव्ड कि दूसरे प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो पहले में कभी नहीं हो सकती, उसको नेचुरली डेवलप होने दो। हर जन को नेचुरली डेवलपमेंट आने दिया जाना जरूरी है, आप समझ रहे हो। और ध्यान रहे, कहीं हमारी प्रेरणा जबरदस्ती का रूप धारण ना करे। प्रेरणा के स्तर पर रहे। जब पूछा जाए मतलब जरूरी नहीं मुंह से कोई पूछे, उनकी क्यूरियोसिटी देखे, उनको जानने की जिज्ञासा कितनी है वो देखे, जरूरी नहीं वे बोलेंगे तो आपको दिखेगा उनकी ग्रास्पिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, इनटेक कैपेसिटी ठीक ठाक है। इनटेक कैपेसिटी समझ में आता है ना, किसी को सलाह देने से उनको दिक्कत नहीं है और उनको अच्छा लगता है बार बार। आप हमें बताइए और बताया करो आप हमें, आपकी सलाह हमें बहुत कारगर होती है। उस समय में हमको थोड़ी मिर्च जरूर लग जाती है, लेकिन जैसा कल भी कहा था, करेला मीठा नहीं हुआ करता, ना ही नीम मीठी हुआ करती है।
मीठी नीम अलग चीज है, वो ये नीम की बात नहीं है। नहीं, ये नीम मीठी कैसे होगी? ये नहीं हो सकती। आंवले मीठे नहीं हुआ करते, और आग्रह भी नहीं रखना चाहिए आपको टेस्ट का। आपको गुणवत्ता का ही आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य से जो मीठी चीजें हैं वो पॉइजन है तुम्हारे लिए। स्वीट पॉइजन कहते हैं उसे, स्लो पॉइजन कहते हैं। खाओ मरो नहीं, लेकिन लगता तो अच्छा ही है, यही तो बात कह रहे हैं ना, खाओ और मरो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये भी कहते हैं आकर, आप हमारी नाराजगी पर मत जाना। आप कुछ कहेंगे और हमें बुरा लगेगा, ऐसा आप कभी नहीं सोचना। हमारा फेस भी वैसा दिखा, तात्कालिक नाराजगी भी दिखी है आपको, आप उस पर मत जाना। आप सही उपदेश हमें देते रहिए। आपका समागम हमने इसी के लिए किया है। यदि आप भी ये सोचते रहेंगे हमें कैसे लगेगा, तो आप तो एक सौदेबाज निकले अच्छे, आप तो एक व्यापारी निकले। ये तो बिजनेस माइंड है ये तो। आप समझ रहे हो बच्चों? जब भी हमें कोई सलाह दे रहा है, जो अच्छी सलाह वो लेते रहना चाहिए। सलाह देने की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सलाह उन्हीं को दीजिए जिन्हें बहुत सख्ती की जरूरत महसूस हो रही है। जरूरत है ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं। क्या क्या कहा मैंने? विल यू रिपीट? उपदेश उन्हीं को दीजिए जिनको बहुत जरूरत है। ये बोला ही नहीं मैं, दिमाग में कुछ भी मत घुसाइए आप। मैंने ऐसा बोला नहीं है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। और उनको जरूरत है, ये भी तुम्हारी अपनी दिमागी उपज है, तुम्हारी सोच है। उपदेश उन्हीं को दीजिए जिन्हें जरूरत भासित हो रही है फिलहाल, और वो कहे आपको बार बार आकर, आपकी दी हुई सलाह हमारे लिए बहुत कारगर होती है। आप हमें बताए करो, हमारा जीवन ठीक होता है। उन्हीं को बोलिए आप एक बात, बिना मतलब के, बिना आमंत्रण के कहीं भी घुसिए मत। अब रोते रोते बाहर निकलेंगे वहां से, माथा पकड़कर, मेरी कोई मानते नहीं है, आदि आदि आदि। योजना सदा भ्रष्टा, डोंट बी ए प्लानर। सेकंड पॉइंट क्या कहा? चलो मैं पहले पॉइंट को, यार मैं क्या क्या खोलूं नीति है एक बच्चों, योजना सदा भ्रष्टा। क्या कहा? प्लानर्स नेवर सक्सीड, इसका ये अर्थ है सीधा। प्लानर्स फेल। आपको बड़ी अटपटी बात लग रही होगी। हम तो ये समझते किसी भी सुधार के लिए प्लानिंग तो बहुत जरूरी है। प्लानिंग नहीं होते तो टाइम पर तो यहाँ पहुँचते भी नहीं। यही तो कह रहा हूँ, कहाँ पहुँचे टाइम पर? मैं यही तो कह रहा हूँ, प्लानिंग बहुत। और इस हालत में आपको प्लानिंग्स एक तरफ रखना चाहिए, आगे की योजना खत्म। योजना सदा भ्रष्टा, प्लान करना खत्म कर दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि प्लान संकल्प विकल्प से लेकर और बहुत करके आपकी इच्छा के अनुसार कुछ होगा नहीं। और सहज में कोई विकल्प आ जाए, उसको इतने आह्लाद से कहा जाए। मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। इतने आह्लाद से, आवाज बड़ी भी हो सकती है, इतने आह्लाद से कहा जाए, इतना सॉफ्टनेस चाहिए उस आवाज में। मैं मिठास की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना आवाज के फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। उसमें इतना सॉफ्टनेस चाहिए, मतलब अटैचमेंट ही नहीं चाहिए कुछ। हमारे बाप के कोई नौकर बैठे, ये तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, ब्रह्म नहीं पालना चाहिए। डोंट इंस्ट्रक्ट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। डोंट इंस्ट्रक्ट। देखो बोली भाषा तो ऐसी ही आएगी, ऐसा करो वैसा करो। मैं बात फिर से कह रहा हूँ, बात हमारे थिंकिंग की मैं कह रहा हूँ। थिंकिंग, सॉफ्टनेस में थिंकिंग के स्तर पर कह रहा हूँ। अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ मिथ्यात्व को छान कर बात करिए आप। आसक्ति मत डालिए। यू शुड एंड यू ऑट, ये सब बेवकूफी। बाइंडिंग नहीं होता दूसरे द्रव्य पर, जितना हो जाए उतना ही रहम समझना। तो पहला मैंने कहा फटे में टांग नहीं पूछा, जितना पूछा गया है उतना ही बात करो। पर जिसका पूछा ही नहीं गया है उसके लिए आकुलित नहीं होना। अकेले अकेले कुछ बात करते रहते, जब मैं जाऊं तो एकदम चुप हो जाते,
मेरे से शेयर ही नहीं करते कोई बात। अरे क्या है ये, क्या चाहते हो तुम? दुनिया भर में ऐसे सब प्लेटफॉर्म्स खड़े हैं, इतने क्यों उतावले बन रहे हो तुम? कौन क्या बोल रहा हूँ, क्या कौन क्या होगा, कौन क्या होगा? वे दरअसल ये चाह रहे हैं, वे एफिशिएंट है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। वो तुम्हें साझा करके नहीं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं है वो अभी, और वे चाहते हैं जो संकल्प विकल्प है वो तुम्हारे साथ क्यों साझा करेंगे वे? क्योंकि तुम तो ठीक करोगे नहीं, ठीक हम ही करेंगे उसे। जब हमें पता है हम ठीक करेंगे उसे, हमारे नियंत्रण की बात है। हम तुम्हें कहकर हम क्या चाहेंगे? हम तुम्हें क्यों परेशान करें? नहीं, परेशानी नहीं होती हमें, यही तो तुम्हारी परेशानी है। जब हमारी एबिलिटी है उसको ठीक करने की, आप समझ रहे हो बच्चों? और जिसने गृहस्थी में अपनी नौका डाल दी है, ऊबर जाएगा, ऊबर नहीं जाएगा तो तिर जाएगा। तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें? हो जाओ, विरक्त हो जाएगा फिर, नहीं तो समझ लेगा कैसे गृहस्थी करना है। तुम क्यों चाहते हो एक एक चीज तुम्हारे साथ शेयर हो? तुम क्यों नहीं चाहते वे भी अपने पैरों पर खड़े हो गया? वो एक एक चीज मुझे कहने नहीं आए, इतने समृद्ध स्वाधीन स्वतंत्र हो जाए वे, ऐसा तुम क्यों नहीं सोच रहे हो जिसमें उनकी भी स्वाधीनता रिटेन होगी, तुम्हारी भी स्वाधीनता रिटेन होगी? परस्पर उपग्रह जीवन नाम का और क्या अर्थ हो सकता है? उन्हें तुम्हारी अभी जरूरत नहीं। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे मरते दम तक उन्हें तुम्हारी जरूरत लगती रहे? तुम्हें क्यों लग रहा है ये? तुम्हारा बुढ़ापे का तो मुश्किल है, उनका मुश्किल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अभी। अब जानते होंगे शांतिनाथ भगवान के पूर्व बहू की बात। मैंने कई सेशंस ऐसे कराए, मैं बच्चों को उठाता और कहता हूं कि इसका ध्यान अच्छे से देखो, और सब जितने बच्चे हैं वे क्यूरियोसिटी से फोकस्ड रहते हैं। कई जन आपको मिलेंगे अभी झूल रहे हैं, इस धोखे में मत रहो। बहुत सालों से अध्ययन कर रहे, बहुत सालों से पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कर रहे, तो उनका काम हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंतिम 1 महीने में एडमिशन लेते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और टॉप कर जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने भी ऐसा किया है, एक दफे नहीं कई दफे किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी 1 महीना चालू है स्कूल होने को, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को। अभी बच्चे मेरा आदर्श लेकर माँ बाप से झगड़ने लग जाएंगे, दिस इज नॉट माई मोटो। 1 महीने पहले रोवारे पट्टे चालू की पढ़ाई उसने, धड़ाधड़। अच्छा ठीक है, कहीं ना, और अभी कोई उसका ठिकाना नहीं है एग्जाम में, कहीं ना कहीं चूक रहा है ना वो। एनीवे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझकर 1 महीने पहले एडमिशन लेना। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाए, तुम्हारा साल चला जाए, कोई समस्या आ गई होगी तुम्हारे में, तुम्हारे ऊपर, और कदाचित ऐसा हो जाए तब भी पीछे नहीं हटते करने वाले। उनको कंप्लेन करने की, प्रतिकूलताओं की, शिकायतों की, गिनाने की उनको आदतें नहीं होती है। समझ में? काम करना है, सब ऐसे बात मत करो, हटो यहाँ से, काम करना है, हटो, कर लेंगे हम। ये सब, ये भी समस्या, वो भी समस्या, देखने तो दो यार। तुम ही समस्या खड़ी कर रहे हो पहले बोल के। हम देखेंगे, समझेंगे, तुम्हारी जरूरत हो तुम्हारी आवाज दे देंगे हम तुम्हें। इतनी क्यों चिंता करते हो? और जो तुम्हारी समस्या है वो हमारी समस्या होना जरूरी नहीं है। तुम्हें जो समस्या दिखती है, हमें कोई समस्या ही नहीं दिखती है। कभी हमें अनुकूलता भी दिख जाती है वो, तो तुम हमें क्यों इंस्ट्रक्ट कर रहे हो इतना सारा? सीखने दो हमें, सुधर जाएंगे हम। चूकने से सुधर जाएंगे। नहीं, लेकिन हमें लगता है ना कि ठोकरें खाने से सीखने से अच्छा है, हम कहते रहे तो सीखेंगे। तो आजमा लो, फिर तुम आजमा लो। कब से आजमा रहे हो वैसे तुम? सब इतने साल बीत गए, कोई सफलता मिलेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मान न मान तुम मेरा मेहमान लगे हो। तुम सब गिरवी है, आदर सम्मान सब गिरवी। उतना ही बोलो जितना जरूरी है, तभी बोलो जब जरूरी है। उन्हीं से बात करो जो जरूरी समझते हैं तुमसे बात करना। कहीं भी इंटरफेयर मत करो।
जो सलाह पूछी जाए, सेकंड पॉइंट तो बहुत कह लो, आप करते जाइए पॉइंट्स। जितने प्रश्न पूछे जाए आपका आर्ट होना चाहिए टू आंसर देम ऑन धार्मिक बैकग्राउंड। जो भी प्रश्न आप पूछेंगे हम धार्मिक बैकग्राउंड पर ही उत्तर देंगे उसका, क्योंकि अब हम धर्म से जुड़े हैं। लौकिक परिवेश में हमें कोई लेना देना नहीं। माँ ने पूछा, बहू ने पूछा, माता जी ये हलवा कैसे बनेगा? माता जी का सीधा उत्तर ये चाहिए, रेसिपी नहीं गिनाते बैठे हो। उसको ये समझना चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही है, वो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। हलवा कैसे बनाए तो माता जी को कहना चाहिए, बेटा हलवा हलवे जैसा बनेगा। अभी शक्कर कम होगी, ज़्यादा होगी, घी कम होगा, ज़्यादा होगा, जाएगा तो सब पेट में, इतना क्या सोचना उसमें। ले तब फटाफट समेट लो, स्वाध्याय करने बैठना है। ले तब बढ़ावनी हेतु नहीं पोषते रसन को। अब क्या उसमें अच्छा क्या बोला है? ठीक है जो बनाती हो तुम। और सुनो बहू, तुम जो बनाती हो ना, तुम्हारे पास मटेरियल होगा इतना, लेकिन दिल तुम्हारे पास इतना बड़ा है। तुम भावना से और वात्सल्य से जो भी परोसती हो ना, तुम्हें मन ही नहीं उगता। आर्ट समझ में आता है? अब ये काम करो, शक्कर डालो, ये नहीं डालो, वो नहीं डाले, इलायची भी डालते, वो भी डालते। अरे फिर तो दुनिया डालते उसमें। अब फिर इलायची ढूंढो, मार्केट से कौन लेके आएगा? देखो कोई दिखता है क्या? नहीं, फिर उसके बिना कैसे? रुको, इलायची आने दो पहले। कितने जन का समय खपेगा? और इलायची से क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा तुम्हारा कि सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा तुम्हें? खाए के लिए रगड़ रहे हो इतने जन को उसके बीच में। अरे ठीक है, जो है हंगर इज द बेस्ट सॉस। मैंने क्या कहा बच्चों? जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तुम्हारी सलाह पूरी धार्मिक दृष्टिकोण की होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण के बिना तुम आम आदमी नहीं हो। अभी हम धार्मिक ही व्यक्ति है, धर्म ही हमारा प्लेटफॉर्म जीवन है। तुमने लौकिक प्रश्न पूछा है क्योंकि हम लोक में रहते हैं। मुनिराज को ये भी कोई नहीं पूछता, समझ में आता है। मुनिराज जी आज का आहार कैसा रहा? मतलब क्या उसमें क्या करना है, कम ज्यादा? अंतरा लेनी पड़ेगी उनको। किस मूर्खों के हाथ मैंने क्या ले लिया आज? 10-5 दिन में आहार के लेने के लिए बहुत मुश्किल है, समझ में आता है? और कैसे से पाला पड़ा है हमारा। चलो भैया दूर यहाँ से। और नहीं तो देखो शायद घड़ी में देख लो, हाँ पंचम कालांत होने को, ले लो भैया सल लिखना, ले लो टाइम अपना। ये ऐसे लोग हैं, आगे पीछे ऐसी बातें करते रहते हैं। पीछे ऐसी बात करते हैं, आगे क्या क्या किया होगा, आहार कैसे बनाया होगा, कितनी भावना से बनाया होगा, क्या हुआ होगा, समझ में आता है? टेस्ट रस में इंद्रिय का ही नहीं होता है, टेस्ट अतीन्द्रिय का भी होता है। समझ में आया? पूछे गए प्रश्न का धार्मिक परिवेश में ही उत्तर देंगे। एक, धर्म को हटाकर तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। अब हर बात धर्म में करते हो, ये जानते हुए भी तुम हमें हर चीज पूछते हो। समझ में आता है मैंने क्या कहा? अब हर चीज धर्म में बात करते हो, कैसे काम चलेगा? हम हर बात धर्म में ही बात करते, फिर भी तुम हमें हर प्रश्न पूछना चाहते हो, ऐसे कैसे चलेगा? हमने आग्रह रखा है कि तुम्हें पूछने का, समझना? हाँ, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूँ, मैं न बोलने की बात कर रहा हूँ, कम से कम बोलने की बात कर रहा हूँ। जितने झगड़ों की जड़ बोलने की है। और दिमाग तो ठीक रखना ही चाहिए आपको। दिमाग में कुछ घुस जाए आपके माइंड सेट, कोई भी डॉक्टर उसको निकाल नहीं सकता इस कीड़े को। नहीं, कोई भी ऑपरेशन काम नहीं आएगा इसका। वो ले जाएगा आपको डिप्रेशन की एक बीमारी को। कितने साइकेट्रिस्ट को मिलते रहो, वो चार्ज करते रहेंगे और कहेंगे कुछ तो है, दाल में तो कुछ काम है, और वही आपका कीड़ा जो चल रहा है सालों से, वही अभी बसा है अंदर, और ऊपरी मलम पट्टी चल रही है। ऐसा ना हो जाए। और कोई डाउट आए तो पूछ ले, यदि बच्चे योग्य हो तो। योग्य नहीं हो तो वैसे ही आपको कुछ लगना नहीं चाहिए। रस्ते फिर तो कोई भी कुछ भी बोलते रहते, तो उसमें क्या है? समझ में आ रहा है? धार्मिक परिवेश में ही हम उन्हें उत्तर दें।
इसका मुझे आग्रह है। और वे प्रश्न पूछना छोड़ेंगे नहीं लौकिक, क्योंकि हम घर गृहस्थी में हैं। हर उत्तर हमारा, शादी में जा रहे हैं हम, क्या देना चाहिए पापा जी उनको, इतने दो उतने दो, मम्मी इतना दो कि उतना दो। अरे भैया हमें रहना कितना दिन है, हमें क्यों पूछते हो आप? आपकी गर्जें आप देखो, आपका रिलेशन आप देखो, आपको कितना निभाना है वो देखो। अभी तो हमें किसी से कोई राग रंग नहीं, ये फिजूलपंती हम नहीं कर सकते। तो कुछ भी उपदेश नहीं देंगे, दे ही तो रहे, दे ही तो रहे उपदेश। अभी हमें ज्यादा मत उलझाओ, समझ में आता है? उलझने का कोई रस नहीं है। और 10-20 रुपए ज्यादा भी दे दिए तुमने, 10-20 नहीं 10-20 हजार की बात कर, हाँ उसी को हम 10-20 रुपए कह रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ये हम कहना चाहते हैं तुम्हारे भावनाओं के सामने। पुण्य है, पाप है, देना लेना आप सब देखते रहो ये सब। और सुनो, कितना भी भर भर के दोगे तो घर में कम पड़ेगा ऐसा नहीं होता, और खूब भर भर के दोगे तो तुम उनका मन रख सकोगे, ऐसे भी धोखे में मत रहना। रिलेशन, फिर उन्होंने भी इतना दिया फिर मुझे भी इतना देना पड़ेगा, यही तो धोखे से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हें लीक से हटना पड़ेगा। अब हर उत्तर ऐसा देते हो, फिर भी तुम पूछने आते हो हमें, फिर भी शिकायत तो नहीं की हमने, आज तुमने शिकायत भी की है, आते तुम ही हो पूछने और शिकायत फिर तुम ही कर रहे हो हमें। हम जो योग्य हो वही सलाह देंगे तुम्हें, समझ रहे हैं? शादियां बच्चों की यदि हुई होगी तो हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब इसका लाला उसकी लाली के साथ उसका ठीक बनेगा, उसका ठीक बनेगा, उनका कैसे बनेगा तुम छोड़ दो, तुम्हारा कैसे ठीक बनेगा तुम सोचो। फटे में टांग मत उलझाओ, छोड़ो इस दरिद्रता को। नो वन वॉन्ट्स यू। ये कुत्ते देखे आप लोगों ने बच्चों, आते रहते पीछे पीछे पीछे। मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्राकृतिक नियम बता रहा हूँ, उनको हट करो, पीछे 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 पीछे। अब देख रहे हो, इतनी हालत मत बिगाड़ो तुम्हारे, तुम मानो। और ये सोचो सलाह देते समय मैं सलाह देना कितना जरूरी है, न देने से क्या बिगड़ेगा, बिगड़ का स्तर क्या होगा, और बिगड़ का स्तर मोक्ष मार्ग में कैसा इफेक्ट करेगा, ये सब प्लान हमारे सामने होना चाहिए। और लौकिक में तो सलाह देंगे और लोकोत्तर में सलाह नहीं देंगे, तो भारी अनीति कर रहे हो तुम, ये तो पक्षपात कर रहे हो। जब भी सलाह देने का मौका पड़ेगा पहले हम धार्मिक सलाह देंगे। मैं कुल्लू मनाली जाओ कि कश्मीर जाओ घूमने, नहीं, कश्मीर में तो बहुत रिस्क है, अभी तुम कुल्लू मनाली ही चले जाओ। अरे तुम कब्र में जाना है, तुम्हें जलाना है, क्यों गाड़ना है मुर्दे को, इसका हमें क्यों पूछ रहे हो तुम? हम यदि ये नहीं बता सकते, तुम रोज प्रवचन में जाया करो, तुमने ग्रंथ पढ़ेगे, तो ये सलाह हम क्यों देंगे तुम्हें? आप समझ रहे हो बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या बोला था वैसे मैंने? हाँ, वैसे तो बहुत पॉइंट्स में बोलता जा रहा हूं। पूछे गए प्रश्न का धार्मिक परिवेश में ही उत्तर देंगे, क्योंकि हम बोनस का लाइफ जी रहे हैं। हमारे जीवन में 2-5 ऐसे प्रसंग बन गए हैं, हमें चेकआउट टाइम मिला था, हमें आज कैसे जिंदा यही पता नहीं है। वैसे तो हमें ठीक नहीं है, वैसे तो हम ठीक नहीं है, लेकिन झगड़ने में पूरा जोर लगा देते हैं। और आवाज दम की, एक्शंस दम की, हरे जोर, मजा आ गया पुरुषार्थ का। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही संसार की प्राप्ति हो रही है इन लोगों की। वहां पर जोर एकदम ढीला पड़ना चाहिए था। तुम्हें 4 कमरे उस तरफ की भी सुन ली तुमने, मेरे बारे में आप ऐसा बोल रहे थे, चलो ठीक है। अभी कान ठीक है शायद तुम्हारे, यही समस्या है तुम्हारे साथ, चलो ठीक है। समय मुझे दिया गया है, वो ले रहा हो वो उतना ही लूंगा, उपेक्षा का पात्र मैं नहीं होना चाहता। ये सब झमेले नहीं, जितनी देर कहा गया उतनी देर बात करता हूं। अभी मैं ज्यादा तो बात नहीं कर सका, अब और समझ लेना, वैसे टाइम हो गया है। ओम नमः।